हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था संविधान, और आज अपन संविधान में चालू करेंगे नीति निर्देशक तत्व। देखो, नीति निर्देशक तत्व से पहले अपन पढ़ेंगे, अपन ने पढ़ चुके हैं अपन मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। देखो, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का जो संबंध है वो नीति निर्देशक तत्व से कैसे है। मूल अधिकार तो अपन को क्या है कि संविधान ने दिए हैं, ये तो अपन को संविधान से प्राप्त है। और अगर ये अपन को नहीं मिले, मूल अधिकार अगर अपन को नहीं प्राप्त होते हैं, तो अपन कोर्ट में जा सकते हैं। अपन ने अनुच्छेद 32 पढ़ा है इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये तो अपन को संविधान से मिले, और ये मूल कर्तव्य ये व्यक्ति के खुद के हैं। ये कहने का मतलब ये है कि मूल कर्तव्य जो है वो अपन को खुद को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये अपना ये मूल कर्तव्य प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार से अगर ये जो कर्तव्य ये तो मनुष्य के लिए है या व्यक्ति के लिए है, और इनको जैसे अपन को मान लो अपने आसपास में सफाई बनाए रखनी चाहिए। अपन को लाइट है, लाइट का अपन को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पानी को अपन को बचा कर रखना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये जो चीजें अपन को दी हुई है, वन्य जीवों को अपन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो ये जो चीजें हैं ये मूल कर्तव्य के तहत आती है, और ये अपन को खुद को पालन करना होता है। अगर ये नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि अपन इसके खिलाफ कोई दूसरा कोर्ट में जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने लिए बाउंडेड नहीं है, ये अपना दायित्व है। उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व जो चीज है वो है राज्य के लिए, राज्य मानो या केंद्र मानो उनके लिए। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो वही काम करता है जो मूल कर्तव्य एक व्यक्ति के लिए काम करता है। कि जैसे मान लो आपके पास कि राज्य का जो काम है कि सभी व्यक्तियों के पास में लाइट पहुंचानी है, सभी व्यक्तियों के पास में पानी पहुंचाने का काम है, कोई भी भूखा न सोए। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई बीमार अगर व्यक्ति है तो उसको हॉस्पिटल से दवाइयां मिले, मुफ्त मिले, उसकी सहायता मिले। तो ये जो कार्य है ये नीति निर्देशक तत्व के तहत मिले हुए हैं। और ये जो सेम टू सेम जो कर्तव्य मूल कर्तव्य मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, वही सारे के सारे ये तत्व किसके लिए, राज्य और केंद्र सरकार के लिए है। राज्य गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए, उन्हीं के लिए ये चीजें हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और ये 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद इसमें है। कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक का वर्णन किया गया है। अब अपन बात करते हैं इसमें कि ये जो कहां से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व ये जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। देखो, आयरलैंड एकमात्र देश है भारत से पहले जहां नीति निर्देशक तत्व है। बाकी इस पूरे विश्व में कहीं भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मतलब आयरलैंड में ही नीति निर्देशक तत्व है, और यहां से भारत के संविधान के अंदर लाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में आयरलैंड और भारत में ही नीति निर्देशक तत्व है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि भारतीय जो संविधान बनाया गया उसमें पूरे विश्व के संविधानों को पहले खंगाला गया, और बहुत अच्छे प्रकार से अध्ययन किया गया। सभी विश्व के जितने भी देश हैं जहां संविधान लिखे हुए हैं, उन जो देश गणतंत्र थे उस समय, उन सभी का जो संविधान लिखा गया था उनसे सबको अच्छे प्रकार से अध्ययन किया गया। और वहां से एक एक चीज ली गई। ऑस्ट्रेलिया से ली गई, अमेरिका से ली गई, कनाडा से ली गई, इंग्लैंड से ली गई, और जैसे आयरलैंड से लेगी। तो उन देशों में जो उस समय वास्तव में गणतंत्र थे, उस समय वो उनका संविधान बहुत अच्छे प्रकार से बना हुआ था। तो सभी देशों के संविधान को अच्छे प्रकार से अध्ययन करके भारत का संविधान बनाया गया। तो भीमराव अम्बेडकर साहब को ये लगा कि नीति निर्देशक तत्व वास्तव में अच्छी चीज है, तो इसको अपने भारत देश के संविधान में लागू करना चाहिए। तो इनको आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, लिया क्यों गया? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में लिया क्यों गया, इसका मेन कार्य क्या होता है, तो देखो इसका मेन जो कार्य होता है वो होता है लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए। मतलब कल्याणकारी कार्य करने के लिए, कल्याणकारी कार्य करने के लिए नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अपने पास मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो अपन कहां जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व मान लो अगर आपको नहीं मिले कोर्ट, तो उसके लिए कोर्ट अपन नहीं जा सकते। अपन को जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपको कोई सुविधा दे सकती है तो आप उसको लेनी है, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो विधानसभा पे डिपेंड करता है, वो संसद पे डिपेंड करता है। तो ये जो चीजें हैं
समझनी पड़ेगी। अब देखो कुछ ऐसी चीजें जो इस नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपको कहा गया है या सुना गया है, अपन इसके बारे में बात करेंगे कि इस नीति निर्देशक तत्व को कौन कौन से लोगों ने इसको एक अलग प्रकार से कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, जो हमको थोड़ी सी अगर डीपली अपन को नॉलेज चाहिए तो देखो कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व को एक तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये एक अनोखी पहल है, ये एक अनोखी विशेषता है, मतलब पूरे संविधान में नीति निर्देशक तत्व को एक अलग विशेषता कहा गया है कि एक अनोखी विशेषता है, ये कहा भीमराव अम्बेडकर ने। और केटी शाह ने क्या कहा, केटी शाह ने इस नीति निर्देशक तत्व को ये कहा कि ये एक समय के अनुसार बदलने वाला चेक है। कहने का मतलब मान लो आपके पास आपको अभी किसान कर्ज माफ करना है या गवर्नमेंट का ये काम है कि इसको अभी उसको किसानों का कर्ज माफ करना है, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं कर पा रही है, कहने का मतलब बजट नहीं है, उसके खजाने के अंदर सामान नहीं है, सामान नहीं है तो वो चेक भी उसी के अनुसार बनेगा। अगर सामान अच्छा है तो चेक बहुत अच्छा बन सकता है। उसी के अनुसार ही लोक कल्याणकारी जो नीतियां बनती है वो चेक के अनुसार ही बनती है। अपना संसद का जो सत्र चलता है या विधानसभा के सत्र चलते हैं उसके अंदर पर ईयर बजट सत्र भी आता है। उस बजट सत्र के अंदर किसी न किसी सत्र में तो मान लो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं या फिर चिकित्सा के लिए बहुत अच्छे पैसे आते हैं, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे पैसे आते हैं, और किसी वित्तीय वर्ष के अंदर बहुत कम बजट आता है। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना के अंदर बहुत कम बजट आया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो केटी शाह ने जो बात कही वो वास्तव में एक अच्छे लेवल से कही कि ये जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक बजट के अनुसार है और चेक बढ़ेगा आपके खजाने के सामान के अनुसार। उसी प्रकार से आपके पास जी ऑस्टिन ने भी ये कहा कि ये इस संविधान की आत्मा है। इस संविधान की आत्मा, देखो प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया, जी ऑस्टिन के अनुसार इस नीति निर्देशक तत्व को भी आत्मा कहा गया। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 उसको भी आत्मा कहा गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपन बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, उनके बारे में अपन अलग अलग डिस्कशन करेंगे। ये अपन ने पहले पढ़ लिया नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये कहां से लिए गए हैं, कौन कौन से लोगों के द्वारा कौन क्या क्या वक्तव्य इनके इसके बारे में दिया गया है। ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। देखो अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है ये राज्य की परिभाषा दी गई है। देखो इसमें कुछ अनुच्छेद बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और कुछ नॉर्मल है जो बहुत बार नहीं पूछा जाता, और ये पूछा जा सकता है हल्का सा कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 36 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है, राज्य की परिभाषा देता है। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 37 की। अनुच्छेद 37 जो है वो ये कहता है कि आप इस चीज को न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कर सकते, आप इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं कर सकते। इसके बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। भाई अपन मूल अधिकारों को अगर अपन को नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो अपन न्यायपालिका जा सकते हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों नीति निर्देशक तत्वों के से संबंधित अपन न्यायपालिका में नहीं जा सकते। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि ये लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे। कहने का मतलब राज्य जो है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगा, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 39 के बारे में 39 में कहा गया कि राज्य द्वारा, अब आगे अपन बात करते हैं 39 की। तो जो अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया कि राज्य अनुस्मरणीय तत्व के बारे में बात करेगा। कहने का मतलब स्वास्थ्य से संबंधित या वही बात है 38 से संबंधित, जैसे कल्याणकारी कार्य से संबंधित या 39 है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। देखो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अनुच्छेद जो 40 है वो है गांव के अंदर ग्राम पंचायत का गठन। कहने का मतलब राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ये अनिवार्य रूप से है। और महात्मा गांधी ने उस समय बहुत अच्छे प्रकार से कहा था, और ये दुर्भाग्य है कि महात्मा गांधी 1948 के अंदर खत्म हो गए थे। अगर वो शायद 2-4 साल और जीते तो उस समय भारत की स्थिति गांवों में जो थी वो और बेटर हो सकती थी, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि गांवों की स्थिति अगर बहुत अच्छी प्रकार से हो जाएगी तो देश की स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि उस समय देश बहुत हद तक गांवों की कृषि के ऊपर डिपेंड था। जो जीडीपी थी वो कृषि प्रधान देश के अनुसार ही थी। जैसे कई देशों में, जैसे ब्राजील है, ब्राजील की बहुत सी बड़ी
एक ब्राजील का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसी प्रकार से भारत की भी स्थिति काफी हद तक वही थी। और उस समय के अनुसार ये गांधी जी ने ये कहा था कि आप ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए, पंचायतों को अधिकार दीजिए, गांवों को सुदृढ़ बनाइए, गांव से ही देश का विकास होगा। लेकिन फिर वो 48 के अंदर खत्म हो गए, तो उसके बाद में काफी हद तक इसके बारे में विचार कम किया गया, काफी लेट तक किया गया। तो 40 अनुच्छेद जो 40 है वो ये कहता है कि गांव के अंदर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं 41 की, तो अनुच्छेद 41 ये कहता है कि लोगों को अगर रोजगार नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है, अगर अपने जीवन यापन के लिए उनके पास में व्यवस्थाएं नहीं है, तो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उसको कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं देगी, और इसी के तहत ही ये मनरेगा चली गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मनरेगा इसी के तहत है। फिर देखो अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके तहत प्रसूति सहायता अनुबंध, मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कोई भी महिला गर्भवती है, तो उसको आप कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी के तहत ही राजस्थान गवर्नमेंट या राज्य के किसी भी, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी महिला गवर्नमेंट कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको राज्य लगभग 4-5 महीने की छुट्टी देने के लिए बाध्य रहता है, और उसकी कोई भी पेमेंट कटता नहीं है उसका, वो इस अनुच्छेद 42 के अनुसार ही होता है। अब हम बात करते हैं 43 में क्या कहा गया है कि जो कुटीर उद्योग है, उसको बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। कुटीर उद्योग देखो, गांव के अंदर बहुत से ऐसे उद्योग चलते हैं छोटे छोटे, जैसे चमड़े की जूती बनाने का कुटीर उद्योग है, कई लोग आजकल अगरबत्ती बनाने का कार्य करते हैं, कई लोग डोने बनाने का कार्य करते हैं। तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, चारपाई बनाने का कार्य करते हैं, ईंटें बनाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य है, इन कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, ये एक प्रकार से रोजगार है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा इसका बढ़ावा करेगी, बढ़ावा देगी इसको। तो ये अनुच्छेद 43 के अनुसार है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है 44, जो अपन बात करते हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत बार चर्चा में रहता है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अनुच्छेद 44 है, समान नागरिकता संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है 44 है। देखो समान से आप याद रखते हैं, 4 समान है ये, तो यहां से आप याद रख सकते हैं समान, यानी 44वां जो है अनुच्छेद भाग 4 का, वो क्या कहता है कि ये समान नागरिकता संहिता के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 44वां। आगे अपन बात करते हैं 45 की। अनुच्छेद 45 ये कहता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य जो है वो गवर्नमेंट करेगी। जैसे अभी गवर्नमेंट की स्कूलें चलती है, गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय चलते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी विद्यालय चलते हैं, उसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये जो व्यवस्थाएं जो है, देखो शिक्षा की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट करेगी। ये नीति निर्देश तत्व के मेन सिद्धांत है। तो 45 में ये कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क आप शिक्षा देंगे। आगे हम बात करते हैं 46वें की। 46वें में देखो अलग से विशेष प्रकार से कहा गया है, 46 में विशेष प्रकार से कहा गया है कि SC ST के बच्चों को अभी आप अनिवार्य रूप से शिक्षा देंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 47 जो है वो है गवर्नमेंट का कार्य ये है कि वो जिस प्रकार से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा, उसी प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान में रखेगा। तो कहने का मतलब पोषाहार के बारे में कहा गया है इसके अंदर, जैसे नशा से संबंधित कोई भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि ये चीज अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित भी बहुत से स्टेट में है, लेकिन आप इसको बाउंडेड नहीं कर सकते, क्योंकि रेवेन्यू का जो सिस्टम है, ये जैसे शराब है, शराब से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आय होती है, इसके तहत ही वो इसको बंद नहीं करते हैं। बाकी तो बहुत से स्टेटों के अंदर ये बंद भी रहती है शराब। अभी कुछ दिनों पहले ही आया था कि जहरीली शराब पीने से 70 व्यक्तियों की मौत हो गई। अब ये जो जहरीली शराब जो होती है, देखो एक होता है एथेनॉल, एक होता है मेथेनॉल। जब ये एथेनॉल रहता है तब तक तो कोई बात नहीं है, जब लेकिन ये क्या करते हैं कि बहुत से राज्यों में, जैसे पिछड़े जो इलाके होते हैं, उनमें ये देसी शराब बनाने का कार्य किया जाता है। ये इलीगल होता है वैसे,
लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, और ये इस चीज़ को इसका सेवन करने में, क्योंकि ये एथेनॉल होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जब ज़्यादा सड़ जाती है, क्योंकि इसको कूड़े कचरे में डाला जाता है, इसको मटके को विशेष रूप से, और फिर उसको बहुत दिनों तक सड़ाया जाता है। वो ये सड़ने के बाद उसको छान के और फिर लोगों को दी जाती है। उसको 20-30 रुपए, 40-50 रुपए के लोभ लालच की वजह से बहुत से इंसानों की ये मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि इसके लिए फिर ये जाकर हॉस्पिटल में भी जाकर ये दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो डॉक्टर 5 बार पूछेगा, और वहां को इसके पुलिस के डर से, और ये सड़ने के बाद में मेथनॉल बन जाती है, और मेथनॉल जब कोई चीज बन जाती है तो वो एक जहर हो जाता है। तो काफी हद तक इस चीज को अपन को थोड़ा सोचना चाहिए, समाज में भी अपन को ये देखना चाहिए कि अगर इस प्रकार के कृत्य अगर हो रहे हैं कहीं, तो उनको रोकथाम के लिए अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तो गवर्नमेंट हालांकि इस चीज के लिए प्रतिबंधित है, काफी हद तक इसको रोकने का प्रयास भी करती है, लेकिन फिर भी गांवों के अंदर ये मिली जुली चीजें चलती है, इसलिए गवर्नमेंट के पास तक या पुलिस के पास तक इसकी सूचना नहीं मिल पाती। तो पोषाहार से संबंधित, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य सरकारें जितने भी है उनको, या केंद्र सरकार जो है वो उनका पालन करेगी। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। देखो अनुच्छेद 48 क्या है, इसके पहले अनुच्छेद 48 भी था। जो अनुच्छेद 48 है वो तो अनुच्छेद 48 जो है वो ये है कि कृषि से संबंधित, कृषि यंत्रों से मान लो, या कृषि से संबंधित जो भी आपके पास में व्यवस्थाएं हैं, जैसे पशुपालन है, तो इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें कार्य करेगी। कृषि से संबंधित जैसे बहुत बार अपन को आते हैं कि अपन को सब्सिडी मिल रही है, गांवों के अंदर बहुत सी जगह ऐसे होते हैं, जैसे जैसलमेर साइड में इनको टांका बोला जाता है, जगह जगह खेतों में ये अंडरग्राउंड होद बने हुए हैं। वर्तमान समय में बहुत से इलाकों में जैसे जहां पानी की व्यवस्थाओं में वास्तव में कमी है, पानी बहुत कम है, वहां बारिश के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्थाएं बहुत की गई है। अलग अलग ग्राम पंचायतों के अंदर राज्य सरकारें व्यवस्थाएं करती है, कुछ सब्सिडी देती है। अगर मान लो आपको कुछ 40%, 50% तक भी आपको सब्सिडी मिलती है। चारों तरफ आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट बहुत हद तक सब्सिडी देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 48 के तहत ही ये चीजें अपन को मिलती है। अनुच्छेद 48 क भी है, अनुच्छेद 48 क है, वो क्या कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करने का काम भी पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा, इसकी ये पर्यावरण की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है, कि पर्यावरण से संबंधित जैसे वन्य प्राणियों का बढ़ावा देना है, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहन करना है, कुछ फंड मुहैया कराना है इन चीजों के लिए। अनुच्छेद 49 के तहत जितने भी जैसे राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक का मतलब जैसे आपके पास भीमराव अंबेडकर से संबंधित कोई स्मृति भवन बना हुआ है, या कोई मूर्ति बनी हुई है, कोई सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, पुराने जितने भी महापुरुष हैं उनसे संबंधित राष्ट्रीय स्मारक बने हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनमें साफ सफाई से संबंधित, रखरखाव से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो राज्य सरकारों का काम है, केंद्र सरकारों का काम है। तो ये है 49 में। 50 के अंदर देखो क्या कहा गया है, देखो अनुच्छेद 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य अलग अलग है। न्यायपालिका अलग है, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका ये अलग अलग है दोनों, ये एक नहीं है। न्यायपालिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है, और इन दोनों का डिफरेंस जो पैदा करता है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 50 के तहत अपन को प्राप्त होता है। 51 जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 51 अपन को क्या कहता है, 51 अपन को अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रखता है, अपन को बाउंडेड रखता है। कहने का मतलब अगर मान लो किसी स्टेट की सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के तहत मिल रही है, कोई भी जैसे अपना राजस्थान है मान लो, या राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, इन सभी, जम्मू कश्मीर है, हल्का गुजरात है, इन सभी स्टेट की जो सीमाएं वो पाकिस्तान से टच होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपन उस शांति को भंग करने के लिए अपन कोई कार्य करें, ऐसा कार्य अपन नहीं कर सकते। शांति बनाए रखने का कार्य अपना है, व्यवस्थाओं को लागू करने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकारें भी उसको शांति के अनुरूप ही कार्य करेगी।
ऐसा नहीं है कि आप जाकर किसी से बिना कोई अनुमति के आप वहां लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, उसकी सीमा के तहत जा सकते हो। तो ये कार्य नहीं है। 51 के तहत ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करना, वहां शांति बनाए रखना, ये कार्य सभी का सब अनुच्छेद 51 के तहत प्राप्त होता है। तो अपन आज बात किए हैं नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। अलग अलग को विशेष रूप से अपन ने पढ़ चुका है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको अपन ने अलग से हाईलाइट किया है। आगे अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर उसके आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।